नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटह गुरुपुर, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो आज हम खंड खा राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 5 जो अधिकार है उसका भाग 1 पढ़ेंगे। इस भाग में बच्चों हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे कि अधिकार क्या है, दूसरा ये अधिकारों के स्रोत क्या हैं, और तीसरा अधिकारों के प्रकार। बच्चों आप सभी जानते हैं, अधिकारों की चर्चा करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? अधिकार मनुष्य का वह हकदारी है जिसे स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किसके द्वारा किया जाता है? राज्य द्वारा। क्योंकि राज्य जब तक मान्यता नहीं देता तब तक अधिकारों का वास्तविक स्वरूप नहीं होता। मानव गरिमा के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं, मानव की बेहतरी के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। तभी तो ऑस्टिन ने कहा अधिकार व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से कुछ विशेष प्रकार के कार्य करा लेता है। ये जॉन ऑस्टिन ने कहा है। लास्की ने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई मनुष्य अपना उत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता। ये लास्की का कथन है। बच्चों ये परिस्थितियां क्या है? वही परिस्थितियों को राज्य जो है जब मान्यता देता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, वही अधिकारों के रूप में आते हैं। बच्चों अधिकार जो है 2 बातें उसमें निर्भर रहती हैं। पहला, सम्मान व गरिमा का जीवन बसर कर सके। व्यक्ति को अधिकार क्यों आवश्यक है? क्योंकि अधिकारों में यह बात निहित होनी चाहिए कि जिससे सम्मान व गरिमा का जीवन व्यक्ति बसर कर सके, अपने जीवन का यापन कर सके। क्योंकि किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसे कुछ अधिकारों को प्रदान करना आवश्यक है। बच्चों एक चीज और आती है जो दूसरी बात उभर कर आती है अधिकारों में, वह है मानव बेहतरी के लिए आवश्यक। बच्चों आपको बेहतरी के लिए, सभी मानव समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाए। एक उदाहरण लिया जाए बच्चों, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर आपके इस अधिकार को रोक दिया जाए तब क्या होगा? आप अपने भावों को व्यक्त ना कर सकें तो क्या आपका विकास हो सकता है? यदि आपको अपनी पसंद की शिक्षा ना मिले तब क्या होगा? आप उस अपने व्यक्तित्व के विकास से अवरुद्ध हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि आपके मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। कल्पना कीजिए उस समाज की जहां यह अधिकार ना हो, तो क्या ऐसे समाज में वहां के लोगों का उत्कृष्ट विकास संभव हो सकेगा? अधिकारों में जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीजें उभर कर सामने आती हैं। वह क्या? 2 चीजें तो आपने देख लिया।
एक और चीज होना चाहिए, अधिकारों को राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। आज पूरा विश्व में लोकतांत्रिक शासन का दौर चल रहा है। हर देश अपने यहां मौलिक अधिकारों के रूप में उसका उल्लेख किए हैं। भारत में भी भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आपको 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो मानव गरिमा और मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वह चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हो। और इन अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। वो कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि यदि आपके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इस तरह बच्चों ये अधिकार क्या है के बाद हम अगले बिंदु पे बढ़ते हैं, वह अधिकारों के स्रोत कौन कौन से हैं अधिकारों के बच्चों? पहला आता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अर्थात कुछ विचारक, जिसमें प्रमुख रूप से समझौतावादी विचारक हैं, उनका कहना है अधिकार प्रकृति की देन है, ईश्वर कृत है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और समानता महत्वपूर्ण अधिकार है। और इसी अधिकारों के लिए कई आंदोलन हुए। फ्रांस की क्रांति में समानता को समाहित किया गया था। एशिया और दक्षिणी अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम के दौरान समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी। अर्थात राज्य की उत्पत्ति को में अधिकारों के स्रोत जो हैं, उन्हें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अधिकार प्रकृति की या ईश्वरकृत है। समझौतावादी विचारकों के बहुत पहले स्टोइक्स विचारकों ने भी इस प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। लेकिन एक प्रश्न उठता है, प्राकृतिक सिद्धांत की नियमबद्ध व्याख्या नहीं की जा सकती कि उनको किन किन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाए। अधिकारों के स्रोत में दूसरा आता है कि राज्य के कानून, अर्थात राज्य के कानून, वहां के संविधान, विधियां, वह अधिकारों के सृष्टा हैं, वो अधिकारों के जनक हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों के स्रोत के जो राज्य के कानूनी सिद्धांत है, इसी को मान्यता प्रदान की जाती है। आज पूरे विश्व में राज्य के कानूनों अर्थात संविधानों द्वारा ही यदि मनुष्यों के अधिकारों के रक्षा की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। इसी आधार पर कहा जाता है कि अधिकारों का स्रोत राज्य के कानून है। अगला आता है अधिकारों का स्रोत समाज हित। कोई भी अधिकार व्यक्ति को तभी मान्यता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है जब वे समाज हित में हों। ऐसे किसी भी कानूनों को मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती जो समाज हित में ना हो। व्यक्ति को अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं
कि वह दूसरे के धर्मों की आलोचना कर सके। वो समाज हित में नहीं है, इसलिए वहां आलोचना अर्थात वाक और स्वतंत्रता को वहां प्रतिबंधित कर दिया गया कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते। आप दूसरों के प्रति अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। समाज हित में आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं, और जो समाज हित में नहीं है उन्हें राज्य संरक्षण नहीं दे सकता। इन अधिकारों को इसीलिए कहा जा सकता है कि अधिकारों का स्रोत समाज हित है, और ऐसी मांगे जो समाज हित में ना हो कभी भी अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती। राज्य द्वारा केवल उन्हीं अधिकारों की मान्यता दी जाती है जो समाज हित में होते हैं। बृहद सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए अधिकारों का निर्धारण होता है। बच्चों, अगला पढ़ते हैं प्रथाएं और परंपराएं। प्रथाएं और परंपराएं भी कुछ हद तक अधिकारों की उत्पत्ति के कारक बनते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, क्या सभी परंपराएं या प्रथाएं अधिकार देंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ऊपर के बिंदु में क्या लिखा है? समाज हित। अगर कोई भी मांग या जो प्रथा और परंपरा है उसमें व्यापकता नहीं है, वह मानव गरिमा के खिलाफ है, तो वह अधिकार नहीं हो सकता। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन वो मानवता के हित में नहीं थी, इसीलिए उसे अधिकार नहीं माना गया। बाल विवाह प्रथा हो सकती है, अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो मानव हित में नहीं है। कुछ प्रथाएं और परंपराएं अधिकारों के निर्माण में सहायक होते हैं। यहां कुछ शब्द प्रयोग किया जा रहा है, कुछ जो व्यापक होते हैं, व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हीं को करते हैं। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, जो है अधिकारों के प्रकार। बच्चों, मूलतः जो है अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। देखिए, नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के स्वयं से संबंधित होते हैं। इनके पीछे समाज का भय और समाजिकता काम करती है, व्यक्ति का स्वयं का आदर्श कार्य करता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं उनके पीछे राज्य होता है, उनको लागू करने वाला राज्य होता है। इन कानूनी अधिकारों में नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में बांटा गया है। मूलतः ये जो बंटवारे हुए हैं उनको सामान्य रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो वह निकल कर आता है राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। हम एक बिंदु की तरफ बढ़े। पहले राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोकतांत्रिक देशों में नागरिक होने के नाते सभी व्यक्तियों को समान रूप से राज्य के कार्यों में भाग लेने के लिए प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र की आधारशिला राजनीतिक अधिकार है। यदि किसी समाज में कुछ वर्ग को शासन कार्यों में भाग लेने की अनुमति हो और कुछ व्यक्तियों को शासन में भाग लेने की अनुमति ना हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या पूर्ण लोकतंत्र होगा?
सोचिए आप, क्योंकि जिसमें लोकतंत्र तो लोगों का शासन है और जिसमें पूरे समाज का, पूरे सभी लोगों का, जनता का भागीदारी ना हो, वह लोकतंत्र पूर्ण लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए लोकतंत्र की आधारशिला राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों को व्यापक दृष्टिकोण में देखिए तो इसमें व्यक्ति के अनेक अधिकार समाहित हैं। वह चाहे बोलने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, ये उसमें समाहित है। इसके अलावा मत देने का अधिकार राजनीतिक, महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, निर्वाचित पद प्राप्त करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, यह अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि मत देने के अधिकार का कोई निश्चित मापदंड होगा? हर देशों में, लोकतांत्रिक देशों में मत देने के लिए एक निर्धारित आयु सीमा निर्धारित की गई है। भारत में कितनी है बच्चों? 18 वर्ष। आप आने वाले कुछ समय के बाद आप इस देश के जागरूक नागरिक के रूप में मतदाता बन जाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए और आवश्यक हो जाता है कि आप इस चीजों को पढ़ें और समझें। अगला आता है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार का मतलब यह है व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, जिससे कि वह अपने जीवनयापन को सुगमता से कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आर्थिक अभाव में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों को आर्थिक अधिकार दिया जाए, लेकिन आर्थिक अधिकार का यह मतलब कदापि नहीं है कि वह कोई भी व्यापार कर ले। आपको आर्थिक अधिकार दे दिया गया जीवन यापन के लिए, तो क्या आप जो प्रतिबंधित चीजें हैं क्या आप उनका व्यापार करने लगोगे? यह अधिकार नहीं है, यह प्रतिबंध है। अधिकारों में कर्तव्यों का भी समाविष्ट होता है। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत ही राज्य यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, क्योंकि बिना आर्थिक अधिकारों के राजनीतिक अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को जब तक आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होगी, वह राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं कर पाता। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, पूरे विश्व में अनेक संस्कृतियों को मानने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृतियों को मानने का अधिकार होना चाहिए। अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी अच्छी तरह समझ सकता है जब उसे उसकी मातृभाषा में कोई चीज समझाई जाए। इसके अलावा संस्कृतियां
विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां मौजूद हैं, लेकिन उन संस्कृतियों के मध्य कुछ समरसता होती है जो एकता को बढ़ावा देती है। यदि मनुष्य को अपनी संस्कृतियों के निर्वहन की पूरी आजादी मिली तो निश्चित तौर पे उसकी संस्कृतियों के साथ साथ उन विविधताओं के साथ साथ भी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सकती है। आप भारत का उदाहरण लीजिए। भारत में अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सब में राष्ट्रवाद की भावना प्रमुख है। इस समरसता का ही परिणाम है सांस्कृतिक समरसता का, कि सभी संस्कृतियों के लोगों में राष्ट्रवाद प्रमुख होता है। संस्कृतियां कभी व्यक्ति का विरोध नहीं सिखाती। संस्कृतियां भाईचारे को बढ़ावा देती है। इसीलिए जो सांस्कृतिक अधिकार है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों, जो अधिकारों के प्रकार आपने पढ़ा, यह अध्याय भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।